रखने के लिए कहा था। ये बात उन्हें भीतर तक परेशान कर गई थी। तब तक दरवाजे पर वंशिका और राधिका आहान और ध्रुव के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। वो सोच रही थी कि वे कब आएंगे और सब कुछ स्पष्ट करेंगे। थोड़ी ही देर में उन्हें बाहर कार आती दिखाई दी। वंशिका और राधिका तुरंत अंदर आकर चिल्लाई, आहान और ध्रुव की कार आ गई है, वो दोनों अंदर आ रहे हैं, अब वही बताएंगे कि मामला क्या है। सभी लोग बेचैनी से दिल थामे हुए एक साथ बैठ गए। वहीं वीर, जो बाहर झांककर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं उसे शक था कि उसके खिलाफ कोई नई साजिश रची जा रही है, क्योंकि नानी माँ और सभी लड़कियां आपस में धीमे स्वर में खुसुर फुसुर कर रही थीं। दादाजी और अभिमान जी भी वहां मौजूद थे। वीर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ठीक से कुछ सुन नहीं पा रहा था और वो सबके साथ बिंदास जाकर सामने बैठने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह हल्का सा कान लगाकर चुपचाप सुनने की कोशिश करता रहा। लेकिन तभी वसुंधरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और एकदम से छिड़कर बोली, तुझे इस तरह से ताका झांकी नहीं करनी चाहिए। मैंने तुझे क्या कहा था, हमें तब तक यहाँ पर नॉर्मल बर्ताव करना है जब तक कि हम सब कुछ अपने नाम नहीं कर लेते। और वैसे भी इतनी मुश्किल से हमारे सिर पर छत मिली है, तू भूल गया? अरमान ने पिछले 8-9 महीने से हमें सड़कों पर धक्के खाने के लिए दर बदर छोड़ दिया था। इन 8-9 महीनों में हमने कितनी जिल्लत सही है। एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। शहर से बाहर ले जाकर उसने हमें दर बदर छोड़ दिया था, जहां पीने तक का पानी नहीं था। वो दिन याद आते ही मेरा खून खौलने लगता है। तो प्लीज अब कोई बेवकूफी मत करना। अनावश्यक रूप से हालात को मत बिगाड़, हमें उनकी सारी बातें अपने आप पता चल जाएंगी। बस तू शांत रह और मुझे मेरा काम करने दे। वीर अपनी माँ को गौर से देख रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ कितनी शातिर औरत है और अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसे अपनी माँ की चालाकी पर पूरा भरोसा था। फिलहाल वीर ने गहरी सांस ली और धीरे से हामी भरी, फिर हल्की नाराजगी से बोला, मुझे लगता है ये लोग हमारे खिलाफ कुछ प्लानिंग रहे हैं। आपको नहीं पता, थोड़ी देर पहले इन लड़कियों ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें उसी वक्त अनदेखा कर दिया। अगर मैं उस टाइम बहक जाता तो ये आज ही हमें घर से निकलवा देती। मैंने देख लिया था कि किस तरह से वो मोबाइल छुपाकर, वो लड़की, अरे उसका नाम क्या है जो ज्यादा पटर पटर बोलती है? वसुंधरा ने तपाक से कहा, रौनक। हाँ वही, आहान की बीवी। वीर चिढ़कर बोला, हाँ वही। वो चुपके से वीडियो शूट कर रही थी। मैंने उसे देख लिया और अपने आप पर कंट्रोल किया, फिर कमरे में आ गया। लेकिन अगर फिर से इन लड़कियों ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो फिर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। वीर की बातें सुनकर वसुंधरा ने उसे डांटा, अभी तू शांत रह। और ये क्या, लड़कियों की हवस तेरे सिर से उतर ही नहीं रही? अभी कई महीने हो गए, तू किसी लड़की के करीब भी नहीं गया और न ही किसी के साथ बदतमीजी की है। तुझे यहाँ शरीफों वाली जिंदगी जीनी है, समझा? किसी भी घटिया हरकत करने के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। अगर तूने कुछ गलत बर्ताव किया तो सीधा सिंघानिया मेंशन से बाहर जाएगा और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। वीर चिढ़कर मुंह बनाते हुए चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनने लगा। वहीं दूसरी ओर इसी बीच एरिया के स्टाफ को अच्छी तरह समझाने के बाद अविनाश बाहर आया और आस्था से बोला, आस्था, आई एम सॉरी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अब से तुम जिद नहीं करोगी और मेरी बात मानोगी। तुम बिल्कुल भी सिक्योरिटी गार्ड्स के बिना घर से बाहर नहीं निकलोगी, वरना मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अविनाश के सख्त लहजे पर आस्था ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि आज जो हुआ वह बहुत अजीब और अनएक्सपेक्टेड था। उसने गहरी सांस ली और पलकें झपकाते हुए हामी भरी, ठीक है भाई, आप नाराज मत हो, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और वैसे भी हम सब इन चक्करों से थक चुके हैं। मुझे लगता है अब हमें घर चले जाना चाहिए। मुझे अंश की याद आ रही है। यह सुनकर अविनाश हल्का सा मुस्कुराया। आस्था ने जितनी भी शॉपिंग की थी अविनाश ने वह सब पैक करा लिया था और बात संभालते हुए बोला, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी दादाजी का फोन 2 बार आ चुका है, वह तुम्हें मिस कर रहे हैं। ये सुनते ही आस्था एकदम से मुस्कुरा दी और फिर जल्दी ही एंजल के साथ घर की ओर रवाना हो गई। फिलहाल एंजल कपूर का मूड पूरी तरह से खराब था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। आस्था भी अच्छी तरह समझ रही थी कि इस वक्त एंजल कितने गुस्से में है, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। तभी आस्था एंजल की तरफ परेशान नजरों से देखकर पूछती है, भाभी अगर आप इस तरह से गुस्सा करेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज आप शांत हो जाइए और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मुझे लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आस्था ने हल्के फुल्के अंदाज में एंजल को शांत करने की कोशिश की। तब एंजल ने आस्था को गले लगाकर एकदम से इमोशनल होकर कहा, सॉरी आस्था, मैं चाहती थी कि आज मैं तुम्हें बेस्ट एक्सपीरियंस दूं और देखो आज ये सब सीन क्रिएट हो गया। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आस्था ने एंजल को प्यार से संभालते हुए कहा, अब आप शांत हो जाइए। ये जो कुछ हुआ इसके बारे में ना आपको पता था न मुझे, तो फिर आप इन बातों को लेकर परेशान क्यों हो रही हैं? और वैसे भी आपने देखा नहीं कि मैंने कितने धमाकेदार तरीके से उन लोगों को सबक सिखाया। अचानक एंजल ने अपने आंसू पोंछकर हंसते हुए कहा, अरे हाँ, मजा ही आ गया। तुमने उन लोगों को क्या सबक सिखाया है? सच में आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इतना बोलकर उसने फिर एक बार स्माइल करते हुए आस्था को गले से लगा लिया। आस्था भी मुस्कुरा दी। कहीं ना कहीं उसे खुशी भी थी कि कम से कम वह एंजल का ध्यान भटकाने में कामयाब रही, वरना एंजल सारी गलती खुद की मानकर खुद को ही दोष देती रहती। एंजल ने आस्था का हाथ पकड़कर एकदम से एक्साइटेड होते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम मुझे भी फाइटिंग सिखाओगी, ताकि अगर कोई मुझे कुछ बोले तो मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। तभी अविनाश उन्हें बीच में टोकते हुए बोल पड़ा, नहीं नहीं आस्था, तुम एंजल को फाइटिंग मत सिखाना। अविनाश के मुंह से यह सुनकर एंजल भौचक्की रह गई। उसने अचानक नाराजगी से पूछा, क्यों? तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं फाइटिंग सीखूं? तुम्हें देखना चाहिए था
आस्था ने कितनी अच्छी तरह से उनकी धुलाई की थी। अगर कल को मेरे सामने भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैं भी आसानी से संभाल सकती हूँ। अगले ही पल अविनाश बेपरवाह अंदाज में बोला, मैं तो बस अपने बचाव के लिए मना कर रहा हूँ। अगर तुमने फाइटिंग सीख ली और कभी हमारा झगड़ा हो गया तो तुम मेरे सारे दांत तोड़ दोगी, और बिना दांत के इस हैंडसम चेहरे पर मैं कैसा लगूंगा। यह बात अविनाश ने नटखट अंदाज में कही थी ताकि आस्था और एंजल का मूड ठीक हो जाए। अविनाश की बात सुनते ही आस्था और एंजल ने एक दूसरे को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ी। अविनाश ने राहत की सांस ली कि चलो दोनों का मूड ठीक हो गया। लेकिन तभी एंजल ने अविनाश की ओर देखते हुए कहा, अविनाश तुम्हारी कोशिश अच्छी थी हमारा मूड ठीक करने की, लेकिन तुम्हें पता है हमें हंसी क्यों आई? हमें हंसी इस बात पर आई कि तुम्हें तो जोक सही तरह से सुनाना भी नहीं आता। ये सुनकर अविनाश थोड़ा सकपका गया। उसने उन्हें हंसाने की कोशिश तो की थी, लेकिन अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा, जिससे आस्था और एंजल समझ गईं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल आस्था हंसी खुशी के माहौल के साथ घर की ओर रवाना हो चुकी थी। रास्ते में वह अविनाश से यह कहने से नहीं चुकी, भैया जल्दी से मेरे लिए एक फोन का इंतजाम कर दीजिए। अगर मेरे पति ने वीडियो कॉल या फोन किया और मैं नहीं मिली तो पक्का वह यही समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है और फिर किसी की खैर नहीं। अविनाश ने बिना देर किए एक बढ़िया ब्रांडेड फोन उसके हाथ में थमा दिया। आस्था ने तुरंत ही अरमान सिंघानिया का नंबर डायल किया। उधर अरमान उस वक्त गहरी नींद में डूबा हुआ था। फोन की रिंगटोन ने पास में बैठे आकाश का ध्यान खींच लिया। स्क्रीन पर इंटरनेशनल नंबर देख आकाश का माथा ठनका। वो समझ गया कि यह कॉल आस्था का ही है। उसने सुमित की ओर उलझन से देखा। बस आंखों के एक इशारे में सारी बात समझाते हुए सुमित फोन लेकर बाहर चला आया। सुमित ने जवाब दिया, हेलो आस्था कैसी हो? सुमित की आवाज में एक हल्की औपचारिकता थी। आस्था ने हल्की हंसी के साथ कहा, हम ठीक है सुमित भैया। हम जानते हैं कि अंश के बिना इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होगा। जरूर आप सबको भी इन्होंने परेशान कर रखा होगा, लेकिन देखिए ना, इस नाराजगी के चक्कर में ये हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। जब से हम यहाँ आए हैं इन्होंने सिर्फ 2 बार ही बातें की हैं। असल में अरमान ने ब्लैक डेविल पर हमला करने से पहले आस्था से बात की थी। उसके बाद जब वो शॉपिंग के लिए निकली थी तो उसने अरमान को फोन करके बताया था। अरमान ने बस अपना ध्यान रखना कहकर फोन काट दिया था। अब तो 12 घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन दोनों की कोई ठीक से बातचीत नहीं हुई थी। सुमित ने धीमी आवाज में आस्था को समझाया, तुम जानती हो ना, अरमान एक बार नाराज हो जाए तो उसे मनाना मुश्किल हो जाता है। उसने तुम्हें कहा था ना तुम्हें हर घंटे में उसे कॉल करना, तो फिर तुमने कॉल क्यों नहीं किया? खैर अभी फिलहाल वह एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है। जैसे ही फ्री होगा मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगा। इतना कहकर बिना कुछ सुने सुमित ने कॉल काट दिया। स्क्रीन को घूरते हुए आस्था के मन में सवाल उठा, अरमान मीटिंग में? ये कैसे हो सकता है? अगर दुनिया में कोई अरमान के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है तो वह सिर्फ आस्था है। फिर उसके फोन आने पर वह मीटिंग में कैसे हो सकता है? वह सोच ही रही थी कि तभी दादाजी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत वहां पहुंची जहां अंश के साथ अविनाश और एंजल खेल रहे थे। फिर आस्था दादाजी के पास बैठकर अपने बचपन की कहानियां सुनने लगी। लेकिन बचपन की यादों के साथ ही एक और चेहरा अक्सर उसके सामने आ जाता था, राजवीर का। शायद यही वजह थी कि दादाजी कभी कभी उन किस्सों को छोड़कर सीधे उसके और उसके पति के बारे में बातें करने लगते थे। अब तो आस्था पूरी मस्ती में दादाजी को नानी माँ के किस्से और अपने गांव के पिशाच की कहानियां सुनाकर हंसा रही थी। उसकी मौजूदगी से दादाजी के चेहरे पर जो चमक लौट आई थी वह किसी दवा से भी नहीं आ सकती थी। मानो जैसे उनकी बीमारी अब बस नाम की रह गई हो। लेकिन आस्था को यहाँ आए हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुके थे और अरमान से उसकी सिर्फ 2 बार ही कॉल पर बात हो पाई थी। शाम को अंश सो चुका था, जिसे एंजल ने सुला दिया था। एंजल उसके पास आकर आह भरी और एकदम बोली, गौरी हमारा शॉपिंग एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही बुरा रहा। ये बोलते हुए वह थोड़ी उदास दिख रही थी, इसलिए आस्था ने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे समझाया, अरे भाभी आप अभी तक इसी बात पर अटकी हैं। मैंने तो कहा था ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही बुरा लगा है, तो आप परेशान मत होइए, हम एक बार फिर शॉपिंग पर चलते हैं। एंजल ने चौंक कर आश्चर्य से पूछा, यहाँ? लेकिन कहाँ? ये सुनकर आस्था की आंखों में जबरदस्त चमक थी। उसने कहा, मॉल में तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे तो हमारे वहां वाले बाजार पसंद है। रविवार बाजार, सोमवार बाजार, बुध बाजार, वहां एक से एक अच्छे और सस्ते कपड़े मिलते हैं। इतना सुनते ही एंजल हल्के से हंस पड़ी और कुछ सोचते हुए बोली, यहाँ इस तरह का कोई बाजार लगता है, इसका तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं, और तुम भी हमें कभी इस तरह के बाजार में नहीं लेकर गई। एंजल के मुंह से ये शब्द सुनकर अब तो आस्था ने अपने सर पर हाथ मार लिया और फिर हंसते हुए बोली, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। असल में गांव में इतने सारे काम आ गए थे कि मैं आप लोगों को बाजार में घुमाना ही भूल गई। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी हम लोग गांव जाएंगे तो पक्का मैं आप सभी को बाजार में घुमाऊंगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी वो सभी बाजार बहुत पसंद आएंगे। उसने आगे कहा, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप सच में मुझे कहीं लेकर जाना चाहती हैं तो पहले मुझे यहाँ आसपास ऐसे किसी बाजार के बारे में पता करके बताइए, फिर हम वहां चलेंगे। आस्था की यह बात सुनकर एंजल पूरी तरह हैरानी में थी। आस्था ने इतनी एक्साइटेड होते हुए कहा था तो उसने गहरी सांस ली और अविनाश के पास जाकर उसे बता दिया कि आस्था को ऐसे खुले मैदान में लगने वाले मार्केट्स पसंद है और वह मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर शॉपिंग नहीं करना चाहती। अविनाश एंजल की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। साथ ही अपनी बहन पर उसे बेहद प्यार आया। आज के जमाने में जहां लोग बड़े बड़े मॉल और कॉम्प्लेक्स में जाकर शॉपिंग करना पसंद करते हैं, वहां उसकी बहन एक सिंपल छोटे सस्ते बाजार में जाना चाहती है। अविनाश ने मन ही मन ठान लिया कि अगर उसकी बहन की ऐसी कोई इच्छा है तो वह जरूर पूरी करेगा। उसने अपने असिस्टेंट के जरिए तुरंत ऐसे किसी बाजार के बारे में जानकारी जुटा ली। थोड़ी देर बाद उसने एंजल की ओर देखते हुए बताया,
इस तरह का एक बाजार यहाँ रविवार को लगता है, लेकिन वह सिडनी में है। वहां तक पहुंचने में तुम्हें पूरे 42 मिनट लगेंगे। ये सुनकर एंजेल चौंक भी गई और खुश भी हो गई। चलो, आस्था की बताई हुई मार्केट जैसी जगह तो मिल गई, उसने तुरंत एक्साइटमेंट में कहा।